हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर, हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन का एक चैप्टर पूरा खत्म किया, उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, उसके लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ खत्म किया। अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ हमने करीबन करीबन 10-12 नई टर्म सीखी। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज, बहुत कुछ सीखा। तो सर, ये चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थ्योरेटिकल चैप्टर है। बस आपको कुछ अकाउंट्स की टर्म्स क्या नहीं आती हैं, जैसे आपने एसेट, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग पहली बार सीखा, ऐसी कुछ टर्म्स आपको सिखाऊंगा जो आपके लिए नहीं है। अब पहली बात ध्यान से सुन लो, लास्ट क्लास में बता दिया था, फिर वापस बता देता हूं। अराउंड 40 से 45 अकाउंटिंग टर्म्स आपके सिलेबस का पार्ट है। टर्म्स तो देखो अकाउंट्स में बहुत सारी निकल के आ सकती है फाइनेंस से रिलेटेड, बट आपकी बुक्स में थ्योरेटिकली 40-45 टर्म्स हैं। मेरे नोट्स में 40-45 टर्म्स आपको मिलेंगी, बट अभी हम कम से कम 25-30 टर्म्स ही करेंगे। 30 भी ज्यादा हायर एंड पे कह रहा हूं, आप 25 ही मान के चलो, क्योंकि बाकी 10-12-15 टर्म्स जो हैं वो आपको अभी एट दिस मोमेंट समझ नहीं आएंगी। एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कई ऐसी टर्म्स हैं जो आप जब आगे वाले चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, आपके आगे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी, आप उसके बाद उन टर्म्स को समझ पाओगे। तो बेटर है उन टर्म्स को भी ना समझें। जो टर्म्स अभी करेंटली समझ आ सकती हैं, समझाई जा सकती हैं, आप सिर्फ वो टर्म्स करो। दूसरी बात करनी, हमें 25 टर्म्स है, उनमें से आप 8-10 टर्म्स पहले ही कर चुके हो। एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग चीजें, प्रीपेड चीजें, बहुत चीजें आप पहले से कर चुके हो। तो मोटा मोटा अपने पास 15-18 टर्म्स हैं जो हमें खत्म करनी है इस एक वीडियो में, या इसके दो पार्ट्स, दो वीडियोस में। हमें 2 वीडियोस में खत्म करना है, उसके बाद हम एक नए प्रैक्टिकल चैप्टर पे चलेंगे। चले बॉस, ये आपका टारगेट। अच्छा, करना कैसे है? मैं आपको यहाँ पे फलाना फलाना एक टर्म सिखाऊंगा, टर्म लिख के उसका मतलब समझाऊंगा, 2-3-4 टर्म्स आपको समझा दी, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट में ऐड करूंगा अपने नोट्स का, आपको वहां से वो 4 टर्म्स रीड करनी है। तो 3-4 टर्म्स मैं आपको समझाता जाऊंगा, वही 3-4 वहां से एक बार रीड करते रहो, चाहे उन नोट्स का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अपने पास सेव रखने के लिए, उसको कॉपी में बाद में नोट डाउन कर लेना। इस तरीके से हम इस चैप्टर को निकालेंगे। डन है सर? आइए जी, शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहली टर्म जो आपको सीखनी है, पहली टर्म आती है आपकी एंटिटी या एंटरप्राइज। आराम से सुनना सर। एंटिटी या एंटरप्राइज का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। एनी यूनिट, कोई भी यूनिट जो इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। अब देखो बेटा, पहले तो ये समझो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या होता है। जिसके बदले मॉनेटरी टर्म्स या पैसा आए, पैसा कहीं से हमें प्राप्त हो, वो होता है इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक, नॉन बिजनेस एक्टिविटी का मतलब है जिसके बदले मॉनेटरी टर्म्स या पैसा इन्वॉल्व ना हो। अब एक बात बताओ बेटा, हर कोई यहाँ पे बंदा जो बिजनेस चलाता है वो पैसे के मोटिव से चलाता है। मैं पढ़ा रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, बदले में तुमसे पैसा लूंगा। तुम्हारी कोई दुकान है, तुम वहां पे गुड्स बेचते हो, बदले में पैसा लेते हो, मतलब उसको आप इकोनॉमिक यूनिट कहते हो, करेक्ट? बट आपको पता है ऐसी कुछ चीजें होती है जिनका नाम होता है एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है कि हम कमाएंगे नहीं, हम जो भी अगर कुछ कमा भी लेते हैं वो भी पैसा हम भलाई के लिए, लोगों को फ्री सेवा, लोगों को फ्री में चैरिटेबल पर्पस के लिए अपना बिजनेस चलाएंगे। इसको हम कहते हैं नॉन बिजनेस एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, कोई भी यूनिट जो आपका बिजनेस चलाए, चाहे इकोनॉमिक मोटिव से चाहे नॉन इकोनॉमिक मोटिव से, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी या एंटरप्राइज। टर्म खत्म, सिंपल। चलें, एक टर्म और सीखो। टर्म है बॉस आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। यार ये टर्म तुम पहले में से सीख चुके हो। कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी या मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल टर्म्स है। आप गुड्स या सर्विसेज को बेचते हो। भाई अब मैं हूं, मैं कुछ यहाँ पे बुक्स, कॉपी, किताब थोड़ी बेचता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। बच्चा मुझे फीस देता है, मैं उसको 1 महीना पढ़ाता हूँ, अपनी स्किल्स उसे सिखाता हूँ और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, करेक्ट? कई लोगों की दुकान होती है, वो वहां पे गुड्स बेचते हैं। मान लो मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैं पेंसिल, स्केल, ये सब चीजें बेचता हूं, इनको बेच के मैं पैसा कमाता हूं। तो गुड्स एंड सर्विसेज आप सामने वाले को देते हो, बदले में पैसा लेते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिंपल टर्म है। चले आ जाओ भाई। अब आगे इस पेज पे जो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट ऐड करवाऊंगा, उसमें 2-3 एक्स्ट्रा टर्म्स हो। भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें सिर्फ उतना रीड करना है। स्क्रीनशॉट में 1-2 एरी गैरी अगल बगल की टर्म्स हो सकती हैं, अभी तुम्हें एट द मोमेंट वो समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं वो टर्म नहीं कराऊंगा। चले बॉस, अगली टर्म पे आता हूं सर।
नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। सर कैपिटल अब तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, बाय द बिजनेसमैन और बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब देखो कैपिटल तुम ये भी सीख चुके हो, कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, या बंदा कोई एसेट ले आए अपने घर से। तुम अकाउंटिंग इक्वेशन का वो क्वेश्चन करके आए हो, बंदा घर से कैश लाता है, साथ साथ कुछ ना कुछ गुड्स या कोई भी एसेट घर से उठा के ले आता है, वो भी उसका पार्ट माना जाता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अज्यूम्ड आपको ये 3-4 टर्म समझ आई हो। चलें सर आगे एक टर्म और सीखो, फिर आपके लिए स्क्रीनशॉट ऐड करता हूं, आप उसको रीड करके आना। टर्म तुम्हें ये भी अच्छे से आती है। टर्म क्या है? ड्रॉइंग्स। सर बिजनेसमैन अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी चीज बिजनेस से घर लेके जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। अब एक चीज बताओ, ड्रॉइंग्स कैश में तो देखो हो ही सकती है, बिजनेसमैन अपने धंधे से कुछ पैसा निकालता है अपने घर वालों के लिए, घर चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, इसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। बट एक बात बताओ, मान लो मेरी स्टेशनरी की एक दुकान है, करेक्ट? मेरे बच्चे हैं, मान लो ऐसा ऐसा मान लो मेरे बच्चे हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि आते आते ना जरा 2 पेंसिल, 2 स्केल, 2 इरेजर लेके आना, कल स्कूल में चाहिए। अब मेरी खुद की स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं किसी और की दुकान से थोड़ी खरीदूंगा, मैं अपनी दुकान से गुड्स निकाल के लेके चला जाऊंगा, करेक्ट है? तो ये भी तो पर्सनल पर्पस हुआ। तो आप ड्राइंग्स पैसे के साथ साथ गुड्स के फॉर्म में भी कर सकते हो। आपको ये याद रखना है, ड्राइंग्स का मतलब है पर्सनल पर्पसेस के लिए कुछ पैसा या कोई भी चीज निकाल के लेके जाना। कभी ये मैंडेटरी नहीं है कि ड्राइंग्स हमेशा कैश में भी हो, ड्राइंग्स गुड्स में भी हो सकती है। आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। सिंपल बेसिक चीजें ऑलमोस्ट। ये एक नई टर्म थी, ये तीनों टर्म्स आप पहले सीख चुके हो। चलें स्क्रीनशॉट ऐड करवाओ प्लीज, फटाफट इसको रीड करके वापस आ जाओ। चले जी आगे वापस आ जाओ। नेक्स्ट टर्म लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज तो हमें बहुत अच्छे से आती हैं। क्या हमने अपनी भाषा में 3 चीजें सीखी? बोझ, दुख और कोई भी पैसा फ्यूचर में पे बैक करना पड़े, लाइबिलिटी है। सर इसका सिंपल मतलब एनी अमाउंट पेबल इन द फ्यूचर, एनी अमाउंट विच यू हैव टू पे इन द फ्यूचर इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। सिंपल टर्म वो आपको आती है। अब इसके अंदर वेरिएशन भी है सर, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। पहले आपको एक्सटर्नल समझाता हूं। आपको एक्सटर्नल पहले से पता है, भैया हमने बैंक वालों से लोन लिया, चुकाना पड़ेगा। हमने क्रेडिट कार्ड, तुम सबको पता होगा, थोड़ी बहुत ये टर्म नहीं पता तो टेंशन मत लेना। हमने क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा यूज किया, 1 महीने के बाद बैंक को ये पैसा वापस से चुकाना पड़ता है। हमने क्रेडिटर से उधार में पैसा, सॉरी क्रेडिटर से हमने उधार में कुछ माल खरीदा, फ्यूचर में पैसा वापस से चुकाना पड़ेगा। ये सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के एग्जांपल है, एटसेट्रा। अब देखो एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग, ये मेरे बिजनेस के कोई सगे थोड़ी हैं। हम बिजनेस की बात करते हैं, बैंक वाला बिजनेस का कोई सगा नहीं है, क्रेडिट कार्ड बैंक का पार्ट है, सगा नहीं है। क्रेडिटर जिससे तुमने माल खरीदा तुम्हारा सगा नहीं है भैया, फ्यूचर में पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी तो ये पक्का है, बट ये कौन सी लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये सब तुम्हें इजीली समझ आएगा। दिक्कत आती है इंटरनल। सुनना भाई आराम से सुनना, बहुत प्यार से। ओनर का फंड, ओनर के फंड, ओनर के पैसे को क्या बोला जाता है? कैपिटल। सर कैपिटल को क्या बोला जाता है? इंटरनल लाइबिलिटी। सर हमारा तो दिमाग चकरा गया, कैपिटल लाइबिलिटी कैसे, एक बार ये समझा दो। हमारे अल्ले पल्ले ये नहीं पड़ा, ये तो फिर भी पड़ गया। लाइबिलिटी बाहर वालों के टुवर्ड्स जो आपका पैसा आउटस्टैंडिंग है, जो पैसा चुकाना है, वो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। बट इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल कैसे है? इधर आना भाई सारे। तुमने एक चीज सीखी थी, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या सीखा था? ध्यान से सुनना। एक बिजनेसमैन है, एक उसका बिजनेस है, ठीक है जी। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल कहते हैं, पैसा आएगा सब। तुमने मेन चीज ये सीखी, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग इंसान है लॉ के नजर में। सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग है। आप सारे अकाउंट्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाते हो, बिजनेसमैन भाड़ में जाए। ये सीखा। अब इधर आओ, सबका ध्यान यहां, सब फोकस फोकस फोकस।
ये मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूं, करेक्ट, ये मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने बिजनेसमैन ने इसको कुछ फंड दिया, इसको कुछ पैसा दिया, इसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड कैपिटल। अब एक बात बताओ, इस बंदे के हिसाब से सोचो ना, तुम मेरी छोड़ो, बिजनेसमैन भाड़ में जाए, सोचना इसके हिसाब से, इसके पास मेरा पैसा है एज अ बिजनेस, एज अ, ये इसको अलग इंसान मानो भाई, जीवित मानो इसको, मान लो वो जिंदा इंसान है, उसके सर पे एक बोझ है कि मैंने किसी और का पैसा लेके रखा है, आज नहीं तो कल फ्यूचर में मुझे पैसा वापस से चुकाना है। भाई आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो या इन्वेस्ट करते हो, आपका मोटिव सिंपल है, वो पैसा जो लगाया है वो तो वापस आएगा ही आएगा, ग्रो के आएगा भैया। 1 लाख लगाए तो अगले 5 साल में 10 लाख वापस आने चाहिए, 10 लाख लगाए तो 1 करोड़ वापस आने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन के साथ बंदा बिजनेस शुरू करता है या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। सुनो, मेरा पैसा, मालिक का पैसा मतलब कैपिटल, मैंने इस इंसान को दे रखा है, लॉ की नजर में ये भी एक इंसान है, इसके लिए तो एक लाइबिलिटी हुई भैया कि ये पैसा सर पे बोझ है बिजनेस के, ये पैसा फ्यूचर में अपने मालिक को वापस से चुकाना है। तो प्लीज समझना, कैपिटल भी एक तरीके की क्या है? लाइबिलिटी। बट ओनर बाहर वाला नहीं है, ओनर और बिजनेस कितने ही अलग हो, एक दूसरे के सगे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल लाइबिलिटी। बाकी सारे लोग, लोन, क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह जो भी है, तुम्हारे क्रेडिटर्स, सब बाहर के लोग हैं, सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं। बट एक ओनर और उसका पैसा, मालिक और उसका पैसा, कैपिटल, वो बिजनेस के लिए क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। प्लीज समझना, ये लाइबिलिटी कैसे है भैया? अकाउंट्स बिजनेस के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर इसने इसको कुछ पैसा दे रखा है, मतलब बिजनेस ओ करता है बिजनेसमैन को कि ये पैसा कभी ना कभी तो वापस से चुकाना पड़ेगा बिजनेसमैन को, तो इसके पर्सपेक्टिव से सर पे बोझ या बर्डन हुई आपके लिए क्या मानी जाएगी? लाइबिलिटीज। इसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लाइबिलिटी। अज्यूम्ड आपको समझ आया हो? प्लीज जाओ, स्क्रीनशॉट ऐड करवा रहा हूं, फटाफट रीड करके वापस आओ, जाओ। चले सर, उतना अज्यूम्ड आपने रीड किया हो। अब एक चीज और, लाइबिलिटीज में दो ब्रेकअप और होते हैं सर, दो टाइप्स की और लाइबिलिटीज डिफाइंड होती हैं, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। सर इसका मतलब क्या है, समझाओ। बहुत सिंपल है बेटा, इधर आओ। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ। लाइबिलिटी का मतलब पैसा चुकाना, फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा। जो पैसा आपको 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना पड़े, विद इन 12 मंथ्स जो पैसा चुकाना पड़े, वो आपके लिए कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। एग्जांपल, मेरा रेंट ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, अभी चुकाना बाकी है, कब तक रोक लूंगा? 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद तो लैंडलॉर्ड निकाल देगा, तो मेरे को रेंट विद इन 12 मंथ्स चुकाना है, ये मेरे लिए कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। एग्जांपल 2, मैंने गुड्स उधार में खरीदे, तो क्रेडिटर जो उधार दे रहा है कितने महीने दे देगा भाई? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ये थोड़ी बोलेगा तुम खरीद लो, तुम्हारे बच्चे पैसे चुका देंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो क्रेडिटर मतलब वो लोग जो 12 महीने से कम के टाइम पीरियड के लिए आपको उधार में माल बेचते हैं, हम उधार में उनसे खरीदते हैं। क्रेडिटर भी आपको 12 महीने के अंदर अंदर पे आउट करना है, मतलब करंट लाइबिलिटी। तो सर नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? वो लाइबिलिटी जो आपको 12 महीने के बियॉन्ड, 12 महीने के बाद पे आउट करनी पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जांपल, भैया मैंने बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, तो भैया सिंपल सा पॉइंट है, बहुत जेन्युइन पॉइंट है, बैंक का लोन मैं किससे चाहे हर महीने चुकाऊं, बट पूरा लोन चुकाने में मुझे कितने साल लगेंगे? 5। आफ्टर 12 मंथ्स ये आपके लिए क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। अभी तुम वो पेज रीड करके आए होगे, तो अज्यूम ये भी तुमने साथ में रीड कर लिया होगा, नहीं समझ आया होगा तो मैंने अभी समझा दिया। डन है सर? आ जाओ सर, अब यहीं बने रहो यार, 1-2 पॉइंट्स और सिखा के उसके बाद उसका पेज डलवाता हूं। आओ भाई, चलो भाई, अगली टर्म मेरे लिए आती है एसेट्स। अब देखो, एसेट तुम सबको पता है एसेट क्या होता है भैया, पहले बुक की लैंग्वेज में, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, या किसी भी चीज से तुम्हें फ्यूचर में कोई बेनिफिट डिराइव होता है, वो तुम्हारे लिए क्या है? एसेट। अपनी प्यारी लैंग्वेज में
भैया किसी भी चीज को बेच के कैश मिले एसेट, किसी भी चीज को देख के खुशी मिले एसेट, सिंपल टर्म, और किसी भी चीज से बेनिफिट मिले एसेट। तो भैया डेफिनेशन तो ओके है, बट इसके अंदर भी कुछ चीजें आती है, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके अंदर आएगा करंट एसेट्स, उसके बाद आएंगे नॉन करंट एसेट्स। आराम से बात सुनो, सेम यार, सेम, कुछ नहीं। अभी तुमने क्या क्या सीखा? अभी तुमने सीखा भैया करंट और नॉन करंट का मतलब है विद इन 12, आफ्टर 12, सेम चीज। इधर आओ, एसेट्स आपके पास है, एसेट को बेच के फ्यूचर में पैसा आता है, वो कैश में कन्वर्ट होते हैं। कोई भी एसेट अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर सेल आउट कर दोगे, किसी भी चीज से आपको 12 महीने के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा, वो आपके लिए कौन सा एसेट है? करंट एसेट। एग्जांपल, आओ भाई, एग्जांपल भी सुनो। गुड्स, गुड्स बोले तो इन्वेंट्री या स्टॉक। एक बात बताओ, गुड्स का मतलब है जो चीज की आपकी दुकान है, जो चीज आप बेचते हो, वो आपके लिए गुड्स होते हैं, करेक्ट है? अब मेरी कोई दुकान है तो गुड्स तो रोज बिकेंगे ना। मान लो मेरी कुर्सियों की दुकान है, तो कुर्सियां रोज हर 2-4 दिन में बिकती रहेंगी, हर 2-4 दिन, हफ्ते में, कह रहा हूं महीने में भी बिके। विद इन 12 मंथ्स आपका पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाता है गुड्स से। आपके लिए गुड्स कौन से एसेट है? करंट एसेट। एग्जांपल 2, डेटर्स समझते हो? हाँ भैया डेटर्स समझते हैं, आपने समझाया। जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, अरे हमने माल बेचा उधार में, भाई कितने महीने का उधार दे दोगे? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? 6 महीने में तो कम से कम आपका पैसा वापस से आ जाएगा आपके पास। तो डेटर्स भी आपके लिए कौन से एसेट हो गए? करंट एसेट। समझ आया? डन। इधर आओ चलो। नॉन करंट एसेट मतलब वो एसेट जो आप 12 महीने के बियॉन्ड, 12 महीने के बाद बेचोगे। सिंपल एग्जांपल लेता हूं भैया, एक तो आपका हो गया मोबाइल फोन। या देखो, अमीरों की बात नहीं करूंगा, अमीरों के शौक हैं भैया, हर साल नया आईफोन आता है, हम तो हर साल लेते हैं। तो भाई तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, हम नहीं है इतने। कोई भी नॉर्मल इंसान कम से कम बता रहा हूं, 12 महीने से ज्यादा एक फोन यूज करेगा। अगर उसने अभी एक फोन लिया, कम से कम अगले 1.5-2 साल तक नया फोन नहीं लेता। ये नॉर्मल मिडिल क्लास वालों की बात कर रहा हूं, अमीरों की बात नहीं कर रहा भाई मैं, तुम साइड जाओ। नॉर्मली अकाउंट्स में भी मिडिल क्लास के हिसाब से चीजें सोचनी है। आप कोई मोबाइल फोन या फिर आप कोई गाड़ी खरीदते हो, आप कोई एसी एयर कंडीशनर खरीदते हो, यूजुअली इंसान इसको 3-4 साल, 5-6 साल चलाता है। मोबाइल फोन 2-3 साल, गाड़ियां 4-5 साल, एसी भी 4-5-6 साल। उसके बाद इसको बेचा जाता है, कैश में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए आपके कौन से एसेट हैं? नॉन करंट एसेट। अज्यूम करंट और नॉन करंट में कोई डाउट ना हो। अब एक चीज और सुनते चलना भाई, अभी एक पेज दूंगा पढ़ने को, वहां पागल हो गए तो पहले ही समझा देता हूं। इसमें एक तीसरा टाइप और होता है, फिक्टिशियस एसेट। वो चीज तुम्हें अभी नहीं सीखनी, वो अभी नहीं समझ आएगा, तो प्लीज इसको रीड आउट मत करना, आपको सिर्फ ये 2 रीड करने हैं। करने से पहले एक चीज और सीखो, नॉन करंट के 2 बच्चे और होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला टैंजिबल एसेट और दूसरा इनटैंजिबल एसेट। आराम से आओ भाई, हैंडराइटिंग थोड़ी बेकार हो गई, कोई नहीं, फटाफट समझाते हैं, इस क्लास को एंड करना पड़ेगा, लेंदी हो रही है, तो आराम से सुनो। सर, टैंजिबल एसेट का मतलब होता है एनी एसेट विच कैन बी सीन एंड टच। भैया जो एसेट देखा जा सके और छुआ जा सके, वो तुम्हारे लिए कौन सा एसेट है? टैंजिबल। एग्जांपल भैया, एसी देखा जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। कार, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, ये सारे एटसेट्रा तुम्हारे लिए क्या है? टैंजिबल। भैया गाड़ी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इन सबको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। आपके लिए कौन से एसेट है? टैंजिबल एसेट। भैया इनटैंजिबल मतलब उल्टा, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। ऐसे एसेट जिनको देखा छुआ ना जा सके। एग्जांपल आराम से सुनना, गुडविल। भैया गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। किसी इंसान या किसी बिजनेस की रेप्यूटेशन को हम गुडविल कहते हैं। अब देखो, तुमने हल्दीराम का नाम जरूर सुना होगा, तुम देश के किसी भी कोने में बैठे हो, तुमने हल्दीराम का नाम तो सुना होगा, करेक्ट है? या फिर हल्दीराम नहीं सुना, कोई भी डोमिनोज, पिज्जा हट, ये तो सुना है। अब उस बिजनेस की रेप्यूटेशन इतनी अच्छी है कि हम कभी पिज्जा खाते हैं, अच्छा पिज्जा, यूजुअली हम डोमिनोज रेफर करते हैं। फैमिली के साथ कहीं जाना है खाना खाने, यूजुअली हम हल्दीराम रेफर करते हैं। मतलब उनका नाम, उनकी रेप्यूटेशन इतनी ज्यादा है कि उसके बेसिस पे वो बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं, उनके पास कस्टमर जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? गुडविल। अब एक बात बताओ, क्या गुडविल को देखा छुआ जा सकता है? भाई हल्दीराम का नाम बहुत बड़ा है, हल्दीराम बहुत फेमस है, देखा जा सकता है? अरे वो देखो हल्दीराम की गुडविल उसके जेब में पड़ी है, अरे देखो वो बंदा जा रहा है, उसकी गुडविल उसके पीछे पीछे जा रही है, देखा जा सकता है? नहीं भैया। छुआ जा सकता है? नहीं भैया। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। एग्जांपल 2, सॉफ्टवेयर। या तुम लैपटॉप्स और मोबाइल फोन यूज करते हो, उसको तो तुम छू सकते हो, इसलिए वो टैंजिबल के अंदर आते हैं।
बट लैपटॉप के अंदर जो विंडोज का सॉफ्टवेयर है, एप्पल के अंदर iOS है, तुम्हारे दूसरे फोन सैमसंग वगैरह के अंदर एंड्रॉइड्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको देखा छुआ नहीं जा सकता भैया। तो ये कौन से एसेट हुए? इनटैंजिबल एसेट। एक दो नाम और सुन लो, पेटेंट्स, कॉपीराइट, सब एग्जांपल में अभी तुम्हें दे दूंगा स्क्रीनशॉट में। पेटेंट्स, कॉपीराइट, तुमने सुना होगा, तुम यूट्यूब वीडियो देखते हो भैया, उस पर कॉपीराइट आ गया, उसने अपनी वीडियो को अलग से बनाया, उसने कोई भी चीज फाइंड आउट करी, हम उसको यूज नहीं कर सकते, उस पर कॉपीराइट आ गया, ये भी उस बंदे के लिए एसेट है। उसने कोई ऐसी चीज डेवलप करी जिससे वो व्यूज ला रहा है, जिससे वो पैसा कमा रहा है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो ये भी आपके लिए, उस बंदे के लिए क्या माना जाएगा? एसेट। बट कॉपीराइट, पेटेंट्स को देखा छुआ थोड़ी जा सकता है, तो ये भी आपके लिए कौन से एसेट हो गए? इनटैंजिबल। अज्यूम्ड आपको एसेट्स का पूरा पोर्शन समझ आया हो। प्लीज सुनना, फिक्टिशियस एसेट आपको नहीं पढ़ना, स्क्रीनशॉट ऐड करवा रहा हूं, बाकी आप आराम से रीड करो, ठीक है जी? फटाफट पढ़ो। अज्यूम सर आपने इतना पढ़ लिया हो, चलें फिर। तो सर छोटी दो चार टर्म्स करा के, बड़ी टर्म्स और नहीं ला रहा, बड़ी टर्म्स अगली वीडियो में लाते हैं, चार एक छोटी छोटी टर्म्स करा के आपकी वीडियो को एंड करता हूं। चलो, पहली टर्म तो ध्यान से सुनना बेटा, आराम से सुनना, सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स आसान बहुत है, बस नेक्स्ट चैप्टर जो जर्नल एंट्री शुरू करूंगा उसके लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फोकस यहां पे। परचेजेस, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। भाई इजी टर्म है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आराम से सुनो। आ जाओ भाई, चार टर्म्स है, सिंपल सिंपल, तुम्हें आती है, इंग्लिश है सिर्फ। परचेज का मतलब भैया कुछ खरीदना, सेल का मतलब भैया कुछ बेचना, परचेज रिटर्न का मतलब जो माल तुमने खरीदा वो तुम्हें पसंद नहीं आया, जो भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हुई हो, आपने उसको वापस से रिटर्न कर दिया, इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब मैंने माल कस्टमर को बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने वो माल मेरे को वापस कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न। तो भैया तो टर्म्स तो बहुत आसान है, इसमें याद क्या करना है? इधर आओ, ये चारों टर्म्स सिर्फ गुड्स के लिए यूज होती है अकाउंट्स में, प्लीज ध्यान से सुनना। अकाउंट्स में भाई ये इंग्लिश टर्म्स हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये टर्म्स अकाउंट्स में स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होती हैं? गुड्स के लिए। अब भैया गुड्स क्या होते हैं एक बार वो भी बता दो। भाई कोई भी चीज जो तुम आगे यूज के लिए नहीं लाए, तुम आगे रीसेल के लिए लाए हो, इसको हम कहते हैं गुड्स। सिंपल भाषा में सिखाऊंगा भाई, गुड्स मतलब वो चीज जो तुम अपने कंजम्पशन, अपनी यूज के लिए नहीं लाए, आगे बेचने, रीसेल के लिए लेके आए हो, इसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। एग्जांपल ध्यान से सुनना, मेरा इंस्टीट्यूट है, यहां पे मैंने 3 एसी लगा के रखे हैं, ये 3 एसी में आगे बेचने के लिए नहीं लाया, अपने यूज के लिए लाया हूं, तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। अगर मेरी एसी की दुकान है, अब मेरे पास 40 एसी हैं, तुमने एसी के हिताची, एलजी और वोल्टास, तुमने बहुत नाम सुने हैं, मान लो मेरा उसमें से एक शोरूम है हिताची का, यहाँ 40 एसी हैं। अरे 40 एसी यूज के लिए थोड़ी है, 40 एसी रीसेल के लिए हैं, तो एसी मेरे लिए अब क्या माने जाएंगे? गुड्स। तो सिंपल भाषा में, जिस भी चीज की तुम्हारी दुकान है, तुम उसको कंज्यूम नहीं करते, सारी चीजों को तुम उसको रीसेल पर्पस के लिए लाते हो, इसी को हम क्या बोलेंगे? गुड्स। तो परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये चार टर्म सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में किसके लिए यूज होती हैं? गुड्स के लिए। अब तुम्हें लगेगा ये तो बड़ा प्यारी सी बात है, कुछ मुश्किल तो इसमें था नहीं। तो देखो, जब मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा, जब अगला चैप्टर आएगा, तब तुम्हें इन चीजों की वैल्यू समझ आएगी। फिलहाल बस इतना याद रखो, परचेज मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना, परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ माल वापस कर देना, सेल रिटर्न मतलब बेचा हुआ माल वापस अपने पास आ जाना। ये चार टर्म्स यूज होती हैं सिर्फ गुड्स के लिए। गुड्स मतलब वो चीजें जो सिर्फ रीसेल के लिए बनाई जाए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ऐड करवा रहा हूं, 1 सेकंड पढ़ो और आ जाओ वापस से। अज्यूम सर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा पॉज करके पढ़ना। साथ साथ एक टर्म और आई होगी स्क्रीनशॉट में, स्टॉक या इन्वेंट्री। अब भैया ये क्या है? कुछ अलग नहीं है,
गुड्स को ही स्टॉक और इन्वेंट्री कहा जाता है, छोटा सा फर्क है। एक बात बताओ, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, करेक्ट? गलत तो नहीं बोला? अब सारे के सारे गुड्स विद इन अ ईयर बिक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो मेरे पास 50 एसी हैं बेचने के लिए, यार 50 के 50 बिक जाए जरूरी है क्या? नहीं भैया। मान लो 40 बिक गए और 10 अभी नहीं बिके, तो ये 10 एसी जला थोड़ी दूंगा, 10 एसी फेंक थोड़ी दूंगा। अगले साल 1 अप्रैल इसके बाद वापस आएगा, वहां से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसमें ये एसी वापस बेचने का ट्राई करूंगा। तो सिंपल बात, वो गुड्स जो 31 मार्च को अनसोल्ड रह जाएं, आपके स्टॉक में पड़े रह जाएं, उसी को हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। कुछ फर्क नहीं है, गुड स्टॉक इन्वेंट्री सिनोनिम्स हैं, छोटा सा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। स्टॉक और इन्वेंट्री एट अ पर्टिकुलर डेट होता है, 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर का एंड, उस तारीख को जो गुड्स या जो स्टॉक अनसोल्ड पड़ा है उसको हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। सर इस क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, जस्ट बिकॉज लेंदी कर दूंगा, 40-45 मिनट की क्लास तुम लोग देखना नहीं चाहोगे, तो बेटर है नेक्स्ट क्लास में आएंगे, कुछ ऐसी 5-7-8 टर्म्स और सीखेंगे, अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म करेंगे। अज्यूम तुम्हें समझ आया हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।